हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी उस्मान और वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज का टॉपिक जो है वो, क्योंकि मैं ये टॉपिक्स वाई स्टडी इन जर्मनी और जर्मनी के स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और आपको पता है कि इस चैनल की थीम भी ये है कि किसी भी टॉपिक पे बात हो सकती है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस रिसीव होते थे दूसरे चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि टू स्टडी इन जर्मनी और उसका प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो आज मैं एक जर्नल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, गाइडलाइंस शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, क्यों जर्मनी, क्यों कोई और कंट्री नहीं। फिर हम बात कर सकते हैं लैंग्वेज बैरियर के ऊपर, बात कर सकते हैं हम प्री रेक्विजिट्स के ऊपर, बात कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं टू स्टडी इन जर्मनी। कौन सी वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं टू सर्च यूनिवर्सिटीज़, क्या मास्टर एजुकेशन के ऊपर जाना चाहिए या बैचलर्स के ऊपर भी जाना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो सबको मैं जर्नल अपना जो अपना एक्सपीरियंस है और गाइडेंस जो है वो आपसे शेयर करूंगा। ऑब्वियसली अगर आप लोग के क्वेश्चंस हुए फर्दर और आप इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक में, तो इसके ऊपर फर्दर डिटेल के अंदर वीडियोस भी बना सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक स्पेशली बीइंग फॉर मी, आई थिंक कंट्री चूज करने में कि कहाँ मैंने मास्टर्स करने जाना है, आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है कि यार अगर आप क्योंकि जब मैंने सोचा हुआ था बचपन से ही कि मैंने बहुत अरसे पहले से सोचा हुआ था कि मैंने बाहर जाके पढ़ना है, मैंने बाहर का एक्सपोजर लेना है। तो सबसे पहले तो आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, जो कि मेरे पास थी। और अगर आपके पास भी है तो सबसे पहला तो वो स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने फाइनेंसेस अपने देखने हैं। तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि मेरे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे कि मैं इंग्लैंड, यूके जा सकूं या ऑस्ट्रेलिया जा सकूं। लेकिन मैं पहले ये बात क्लियर कर दूं कि हाँ, आप लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप के ऊपर फ्री एजुकेशन इन कंट्रीज में भी ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा, आप सब लोगों को पता है कि जो स्कॉलरशिप होती है उसके ऊपर जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो अगर आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ जाता है। अब जर्मनी में सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी में ट्यूशन फीस नहीं है। ट्यूशन फीस क्या होती है कि जो आप अपने यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर फीस दे रहे होते हैं या कॉलेज में सेमेस्टर फीस दे रहे होते हैं, 6 मंथ्स की फी, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस उठाने होते हैं। लेकिन बाकी अगर कंट्रीज की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका या जो भी, मतलब आपको पता है कि काफ़ी पॉपुलर कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत से लोग एशिया से जाते हैं, वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है। तो आपको ना सिर्फ अपने आप को फंड करना है, फाइनेंस करना है, अपने खाने पीने को, अपने रहने को, आपको अपनी ट्यूशन फीस भी देनी है, जो कि मतलब वेरी करती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक मिनिमम $2,500 या यूरोज हो सकती है, 5,000 यूरोज भी हो सकती है पर सेमेस्टर। लेकिन जर्मनी के अंदर मास्टर्स के अंदर ट्यूशन फीस नहीं है। अम, अब सबसे पहला तो एडवांटेज ये है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। तो आपको देखना है कि आपके फाइनेंसेस कितने हैं। मेरे फाइनेंसेस इतने थे। अब इसमें करना क्या होता है कि एक सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट होती है, प्री रिक्विजिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, उसके अंदर ही फाइनेंसेस की बात भी हो जाएगी, मजीद हो जाएगी। प्री रिक्विजिट्स के अंदर आपको एक ब्लॉक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपने एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है जिसमें आपने एक एक फिक्स अमाउंट आपने जो है वो भेजनी होती है। यही अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है जर्मनी जाने के लिए और उसको आपने शो करना होता है। वो अमाउंट कितनी है? मेरी जब मैं आया था तकरीबन 6 साल पहले, तो इट वाज लाइक 8,040 यूरोज थी। ठीक है, अब आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन इट्स मोर देन 9,000, 1,000 यूरोज जो है वो बढ़ चुकी हुई है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 9,000 या 9,500 यूरोज आपको चाहिए ब्लॉक अमाउंट। अब ये ब्लॉक अमाउंट क्या है? ये ब्लॉक अमाउंट ये है कि ये आपके पैसे हैं जो आपने शो कराने हैं। आप जो है जब वीजा लेने जाते हैं तो वहां पे ऑफिसर को कहते हैं या ऑफिशियल्स को कहते हैं कि यार मेरे पास इतने फाइनेंसेस हैं, मैं वहां जाके अपने अपने जो फाइनेंसेस हैं वो खुद उठा सकता हूँ। और ये वही पैसे हैं जो आप यूज करते हैं जर्मनी जाके खाने पीने पे, अपने अपार्टमेंट के रेंट के ऊपर और इस तरह की चीजों के, मतलब अपने ऊपर ही लगाते हैं। आपको ट्यूशन फीस कोई नहीं देनी। मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप एडवांटेज देख सकते हैं कि सिर्फ आपको ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए जो कि आपको ब्लॉक करवानी होती है। दैट इज लाइक 9,500 यूरोज, क्लोज टू दिस अमाउंट। तो ये आपको सिर्फ चाहिए होती है। अब प्री रिक्विजिट्स के अंदर ये एक ब्लॉक अमाउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आप लोगों को मैंने बताना चाहता था कि इतनी अमाउंट आपको चाहिए जर्मनी जाने के लिए। अब लैंग्वेज बैरियर के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम में आ रहे हैं
तो फाइनेंशियल और लैंग्वेज दोनों पे बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपको बहुत से मास्टर प्रोग्राम, समझ लें कि 90% ऑफ द मास्टर प्रोग्राम यहाँ पे इंग्लिश इंटरनेशनल प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके लिए कोई प्री रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज की। जैसे कि मैं बिल्कुल भी लैंग्वेज सीख के नहीं आया था, मुझे बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं आती थी। मेरा मास्टर्स का प्रोग्राम इंग्लिश में था। लेकिन अगर आप बैचलर्स में आते हैं तो बैचलर्स के बहुत कम प्रोग्राम हैं यहाँ पे जो कि इंग्लिश में है। बैचलर्स के मोस्टली प्रोग्राम जो है वो जर्मन के अंदर हैं और उनकी ट्यूशन फीस भी होती है। तो दो चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं कि मास्टर प्रोग्राम में ट्यूशन फीस ज़्यादातर नहीं होती और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। बैचलर प्रोग्राम के अंदर ट्यूशन फीस होती है और आपको जर्मन ऑलमोस्ट C1 लेवल या B2 लेवल तक की चाहिए। तो आपको पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है। बट आप आ सकते हैं बैचलर्स के लिए, बट आई नॉर्मली रिकमेंड के आप आए यहाँ पे मास्टर्स के लिए, जो कि आपके लिए इजी प्रोसेस है और फाइनेंशियली भी वायबल एक ऑप्शन है। तो ये तो हो गई बात इन दो चीज़ों की। हाँ, अब लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे है। अब लैंग्वेज बैरियर के अंदर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लोग कहते हैं कि यार इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के अंदर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू। वहाँ का वो एडवांटेज है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट डिसएडवांटेज है, तो ये एडवांटेज है कि आपको लैंग्वेज का इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में लैंग्वेज का इशू बहुत बड़ा है। आपको लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन जब एक दफ़ा आप जर्मनी आ जाते हैं तो आप इवेंचुअली लैंग्वेज जो है वो सीख जाते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, या आप इतनी सीख जाते हैं कि आपका रोज़मर्रा का राम काम चलता रहे। अगर आप आईटी फील्ड में हैं मेरी तरह, तो मुझे तो अभी भी लैंग्वेज की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पहले इंटरनेशनल प्रोग्राम थे में था और अब मैं इंटरनेशनल कंपनी में, और मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे लैंग्वेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट डे टू डे लाइफ में मुझे बेसिक जर्मन आनी चाहिए, जो कि मुझे आती है और मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ। तो ये एक मतलब मैं चीज़ पॉइंट मेंशन करना चाहता था। ये पॉजिटिव होते हैं किसी जगह के ऊपर फाइनेंशियली, तो लैंग्वेज वाइज जो है वो नेगेटिव्स भी हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हैं। तो गाइस ये बात हो गई फाइनेंसेस की, लैंग्वेजेस की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, या दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। पहली वेबसाइट है daad.de, DAAD.de। दूसरी वेबसाइट है यूनी असिस्ट। इन दोनों के लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब ये दो आपके रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। और नॉर्मली यूनी एसएस से ही, कुछ यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पोर्टल होता है, वो आपको लिंक्स के अंदर इन सब वेबसाइट में जब आप यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, अपना प्रोग्राम सर्च करेंगे, जब भी आप प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसके फिल्टर में लगाना है जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं, आपने नो ट्यूशन फीस लगाना है, और आपने उसके फिल्टर में लगाना है इंटरनेशनल प्रोग्राम लाइक इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको कोई जो यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया, मैंने आपको फाइनेंशियली ही तो बता दिया कि आपको 9,500 इस तरह के यूरोस की अमाउंट तो चाहिए चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज जो जो मस्ट रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट समझ लें कि 99% रिक्वायर्ड है, वो आइल्स है। मिनिमम आपको 6 आइल्स रिक्वायर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि 5.5 के ऊपर भी एडमिशन दे रही हैं, लेकिन 6.5 अगर आपका आ गया तो आप समझ लें कि आपको 90% यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट आइल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज देखनी है, और सबसे पहले आपने आइल्स देखना है। सबसे पहले फाइनेंसेस, उसके बाद आइल्स, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज देखनी शुरू करनी है। यूनिवर्सिटीज जैसे ही आप पिक कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटीज की जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी हैं। वो पहला सबसे पहले आइल्स है, वो आपको देना ही देना है। उसके बाद जर्नल चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड, आपकी डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपको मिलती है, आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगती हैं कि क्या आपकी मोटिवेशन है इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए या इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए। वो ऑब्वियसली आपको जो है वो रेडी करना पड़ता है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो अपनी कंपनी से ले जाके ले सकते हैं, कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए। फिर आपने एक सीवी जो कि इंटरनेशनल जो पैटर्न के ऊपर आपने एक सीवी बना देनी होती है। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं एक एडमिशन लेने के लिए। तो क्या हुआ, फाइनेंसेस हो गए कवर, आइल्स हो गया, बेसिक डॉक्यूमेंट्स कवर हो गए जो कि आपको नॉर्मली मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। मेन चीज़ फाइनेंसेस वही 9,500 यूरोस अप्रोक्सीमेटली, और दूसरी चीज़ ये है कि आइल्स आपको देना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, ये तो मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता दी, और मैंने आपको दो वेबसाइट्स भी बता दी जहाँ पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। डिटेल में हम जा सकते हैं, बट मैं आपको जनरल एक्सपीरियंस अपना बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जर्मनी के अंदर ये है, जो कि शायद
इवन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में भी आपको नहीं मिलेगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है। चाहे एक आप छोटी सिटी की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे आप म्यूनिख की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। कोई आपसे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछेगा, जो कि आपको पता है नॉर्मली एशियन यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा एक ट्रेंड बना होता है कि यार ये यहाँ से पढ़ा हुआ है, अच्छा इसको जॉब दे देते हैं। एक बंदा यहाँ से पढ़ा हुआ है, अच्छा ये नाम पे चलता है, आपको जॉब मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी के नाम पे। यहाँ पे चूंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है, फैसिलिटी सेम है, तो ये मैटर नहीं करता। तो हर जगह आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो अगर आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आप अपना कोर्स चूज करें, यूनिवर्सिटी को मत देखें, सिटी को मत देखें। जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उसको चूज करें और उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। ये तो हो गई बात क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, जो कि सेम है, जो कि अच्छा एक पॉजिटिव चीज है। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है तो एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी सेम है। तो अगर आप अपनी एक स्किल डेवलप कर लेते हैं या आप हार्ड वर्किंग है, तो इवेंचुअली आपको, यहाँ पे मैंने रेयरली ही एक किसी स्किलफुल आदमी को, स्किलफुल क्या नॉन स्किलफुल, जो जिसकी स्किल थोड़ी सी कम भी है, मैंने रेयरली देखा है कि उसको जॉब ना मिली हो। ऑलमोस्ट हर किसी को यहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो ये सबसे एक और अच्छी चीज है कि अगर आप अपनी फील्ड के अंदर स्किलफुल हैं और आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी आपका टॉपिक है, ठीक है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। बस अपनी स्टडीज के कंसंट्रेट करें। आखिरी टॉपिक, जब आप जर्मनी आ जाती हैं तो सबसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि यार क्या हम पैसे कमा सकते हैं, क्या हम यहाँ पे आके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हम लोन लेके आए हम या फिर हम किसी से पैसे लेके आए तो क्या हम पैसे रिटर्न कर सकते हैं। तो उसके दो एस्पेक्ट हैं। यार देखो, मैं जब आया था तो मैंने अपनी जो पहली जॉब थी ना, स्टूडेंट जॉब, वो की थी कुछ 1.5 ईयर के बाद, क्योंकि मैं फुल्ली कंसंट्रेट करना चाहता था अपनी स्टडीज के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे थे, मेरे पास जो मैं पैसे लाया था वही थे, उसके अलावा मुझे और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी। तो लेकिन मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं 1.5 साल के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स खत्म करूंगा और उसके बाद मैं जॉब भी करूंगा, साथ साथ थीसिस भी करूंगा। लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आके मैंने लोगों को 1 महीने बाद ही जॉब करते हुए देखा है। अब एक्सपेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दो चीजें जो है वो कोरिलेटेड है। जो ब्लॉक अमाउंट की मैंने आपको बात बताई थी, उसकी एक लिमिट होती है 1 साल तक, कि आप उसमें से 8,000 यूरोज ही निकाल सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि 9,000, वो 9,000 अप्रोक्सीमेटली जो ब्लॉक अकाउंट के अंदर ऐड किए हैं, कि वो जाते ही जर्मनी में वापस आप कर सकते हैं अगर आपने किसी से लोन लिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मली आप एक मंथ के अंदर आई थिंक मैक्सिमम 800 यूरोस या इस तरह की कोई वैल्यू है, जो कि 1,000 यूरो से ज्यादा नहीं है, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं अपने रेंट के लिए, अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। अब क्या आप इतने ही पैसे कमा सकते हैं? आपके ऑन एवरेज एक स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? नॉर्मली अगर किसी बड़ी सिटी में आप चले जाएं तो आई थिंक एक एक अपार्टमेंट के, एक रूम अपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए आई थिंक मैक्सिमम 300 यूरोस के ऊपर आपको एक रूम मिल जाता है। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप अच्छा खाते पीते हैं तो 150 यूरोस, तो आप अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हैं कि 500 यूरो आपका मंथली खर्चा है। यहाँ पे अगर आप एक जॉब करते हैं, मतलब जो मिनिमम जॉब रेट है, चाहे कोई भी जॉब करते हैं, वो है $10, 10 यूरोस पर आवर मिनिमम। ठीक है, ये आपको मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम आपको 20 भी मिल सकता है, 25 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम मिलेगा। इस मिनिमम वेज के अंदर अंदर आप $10 पर आवर के ऊपर भी अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, जो कि आप फॉर एग्जाम्पल 2 दिन करते हैं, ठीक है, 2 दिन का मतलब ये है कि आप 16 आवर्स अ वीक करते हैं, तो आप 16 आवर्स को मल्टीप्लाई कर लें 10 से, ठीक है, और 8 आवर्स डायरेक्टली, और आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो ये आपकी मंथली सैलरी बन जाती है। अभी सिर्फ 2 डेज वर्क का मैं कह रहा हूँ, और इजीली आप 600 यूरोस कवर कर लेते हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि स्टडीज पे कंसंट्रेट करते हैं और वो बाद में जॉब करते हैं और अपनी जो पैसे लाए होते हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं 1 साल। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो स्टडीज भी साथ साथ कर रहे होते हैं और अपनी ये अमाउंट भी कमा रहे होते हैं, और जो पैसे लाए होते हैं वो एक एक महीने कर करके जो लोन लिया होता है वो वापस कर देते हैं। लेकिन मेरी हमेशा हर किसी स्टूडेंट को, जितने भी मेरे जूनियर्स रहे थे, एक ही मेरा एक्सपीरियंस और एक ही मेरी सजेशन है, गाइस, जितनी जल्दी हो सके ना,
अपनी स्टडीज़ निकालें, अपने सब्जेक्ट्स निकालें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सब्जेक्ट्स निकाल लेंगे, उतनी जल्दी आपको टेक्निकल जॉब मिल जाएगी और जितनी जल्दी टेक्निकल जॉब मिल जाएगी, उतनी जल्दी आपको सुकून आ जाएगा। ना आपको पैकिंग की जॉब करनी पड़ेगी, ना आपको कोई और सफाई की जॉब करनी पड़ेगी, इस तरह की जॉब्स नहीं करनी पड़ेगी, जो कि बुरी बात नहीं है, मैंने खुद की हुई है, तो मैं किसी भी काम को छोटा नहीं समझता, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता था। तो कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ पे, साथ-साथ थोड़े-थोड़े पैसे कमाएँ। प्लीज़ लालच के अंदर ना पड़ें कि भाई मैं इतने पैसे कमा लूँ, 1000 1500 लोगों को 2000 यूरो भी कमा रहे होते हैं पर मंथ, इवन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आके, लेकिन उनके सब्जेक्ट्स फिर वो 4-5 साल तक उनका सिर्फ मास्टर ही चलता रहता है और इवेंचुअली वो अच्छी बात नहीं है, आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो गाइज़ ये गाइड थी। आई थिंक कोई पॉइंट जो है वो जर्नल पॉइंट जो है वो मैंने मिस नहीं किया, आई थिंक मैंने सारा कवर कर लिया। लेकिन आपको पता है कि इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात हो सकती है, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चंस दें, जो आपका फीडबैक होगा उस पे डिपेंड करके हम वो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर भी जा सकते हैं। और भी कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस या मेरी गाइडेंस लेना, या फिर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करवाना आप चाहते हैं, तो आप मुझे लाज़मी बताएँ कमेंट सेक्शन के अंदर। और आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मेरा डेली फुटबॉल मैडनेस चैनल है, मैंने पोल कराया था कि वीलॉग भी मैंने अपलोड करना है, उसपे सबसे ज़्यादा वोट्स है। उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता है बाहर जाना पड़ता है, पूरा दिन लगाना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे जो है वो मैसेजेस कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो इस चीज़ को जो है वो मैं वीडियो के पे ले आता हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। तो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन जो भी हैं, और हम डिटेल में जा सकते हैं चीज़ों की। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल रही है, और दोनों चैनल्स को, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और डेली फुटबॉल मैडनेस को भी सब्सक्राइब करें, और टेंशन ना लें, चिल करें, कीप एन्जॉयिंग। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।